हेलो बच्चों, हम हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 38 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 टू 30, क्वेश्चन नंबर 1 टू 30, क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 हमने देखा था। और जो बच्चे 1 टू 30 को नहीं देख पाए होंगे, एमसीक्यू को नहीं देख पाए होंगे, वो जरूर वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था जो बहुत काम आएगा। और आज हम लोग 31 टू 38 देखने वाले हैं। क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। आप सभी ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आपसे बन सके। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 टू 38। चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो बच्चों, 31 टू 38 जो क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। 31 टू 38 जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं बच्चों? 2 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 करते चलते हैं और इसमें बात करेंगे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन का। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन कह क्या रहा है? इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 3, इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर x नॉट इक्वल टू 2/3। भाई एक ऐसा फंक्शन है जो ये 2/3 पर डिफाइंड नहीं है। ये ऐसा फंक्शन हम लोग का गिवन है कि भाई 2/3 पर डिफाइंड नहीं है। तो बोल रहा है सो दैट फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। तो वैसे सभी x जो 2/3 पर डिफाइंड नहीं है, उनके लिए हम लोग को प्रूफ करना है कि फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू x। बात समझ रहे होंगे बच्चों। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। भाई देखो, फंक्शन ऑफ fx ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग 4 तरह से देखे थे भाई, फॉग, गॉफ, फॉप एंड गॉग। फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ gx और फंक्शन ऑफ, क्या हो गया भाई, चलते हैं बच्चों देखते हैं। भाई फंक्शन ऑफ fx जो है वो फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? फंक्शन ऑफ fx। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हम लोग का जो फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 4x प्लस 3/6x प्लस 4। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझते समय हम लोग को क्या बात ध्यान देना होता है कि देखो यहाँ x है, इसलिए यहाँ सब जगह x लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ fx लिख दें बच्चों, अगर हम यहाँ fx लिख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? fx प्लस 3 अपॉन 6fx माइनस 4 लिख सकते हैं क्या बच्चों? फंक्शन ऑफ fx को हम लोग x था यहाँ, इसलिए सब जगह x लिखा हुआ था। अगर हम यहाँ fx लिख दें तो सब जगह fx कर सकते हैं बच्चों। अब हम fx का वैल्यू पुट कर लेते हैं, fx का वैल्यू पुट कर लेते हैं। fx का वैल्यू क्या है भाई? तो fx का वैल्यू है सर जी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 6। fx के जगह पर क्या रख देना है बच्चों? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हम लोग हटा देते हैं बच्चों। ये क्या क्या लिखा जा चुका, चलते हैं। हाँ, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो 6x माइनस 4 एलसीएम हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं? अब यहाँ क्या हो गया? 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस ये 3 कैसा है? 3 कैसा है भाई? 3 ऐसा है, 3 ऐसा है। 4x प्लस 3 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4, 3 इंटू 6x माइनस 4। ये एलसीएम का हिस्सा है बच्चों, 6x माइनस 4।
नीचे का भी हम लोग क्या करते हैं, 6x माइनस 4 एलसीएम कर लेते हैं, 6x माइनस 4, तो 6 इंटू 4x प्लस 3 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 हो गया। 6x माइनस 4 तो कैंसिल हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं, कहो कि सर जी 4 दिखे तो, हाँ कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व जब करेंगे तो कितना हो गया, 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 24x प्लस 18, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, माइनस 24x प्लस प्लस, क्यों भाई आज क्यों नहीं चल रहा है, क्या बात है, हाँ जी मल्टीप्लाई कर रहे थे 24x प्लस 16, देखते हैं बच्चों प्लस 12 माइनस 12 दोनों कट गया, सॉरी प्लस 12 यहाँ माइनस 12 यहाँ, सर प्लस वहाँ लिखा हुआ माइनस यहाँ, आप कह रहे हैं प्लस माइनस। 16x प्लस 18x 34x अपॉन नीचे का देख लो 24x प्लस में माइनस में कितना हो गया बच्चों 34, ये कट गया, कितना आया x। बच्चों हम लोग को प्रूव क्या करने को बोल रहा था, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना प्रूव करने को बोल रहा था बच्चों, x। देख लो हमने फंक्शन ऑफ एफ एक्स फाइंड किया और x आ गया। एक बार फिर से हम समझा दे बच्चों, फंक्शन देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये ऐसा फंक्शन था जो 2/3 पर डिफाइन नहीं था, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना था कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऐसे सभी x जो 2/3 पर डिफाइन नहीं है उनके लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स को ऑफ एक्स को फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिख दिया। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ x है और हम लोग का यहाँ x है, इसलिए यहाँ x है। अगर हमको यहाँ एफ एक्स रखना है तो हर जगह हमारे x के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब एफ एक्स का वैल्यू रख देते हैं बच्चों, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3, नीचे भी 6 इंटू एफ एक्स के जगह पर रख दिए माइनस 4। अब इसको एलसीएम लेके सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों, हमने सॉल्व कर दिया है और फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, x। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। कहां से क्वेश्चन दे दिया भाई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग देखे थे। क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है भाई। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो बच्चों हम लोग पढ़े बहुत प्यारा सा प्रॉपर्टी था, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। देखते हैं बच्चों हम लोग कॉस इनवर्स रूट 3/2 देखेंगे, कॉस में किसका वैल्यू होता है, रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, तो कह दो सर कॉस 60 का। कॉस 60 का होता है क्या बच्चों, नहीं सर कॉस 30 का होता है। तो लिख देते हैं कॉस 30 को रेडियन फॉर्म में लिख देते हैं ना बच्चों, कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। अब क्या हो गया बच्चों, अब देख लो कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, तो कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x यानी कितना पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 और पाई बाई 6 को जोड़ दूं क्या बच्चों हम, तो 2 पाई बाई 6 कट गया, पाई बाई 3 हो गया। क्या मिला बच्चों हम लोग को, कॉस पाई बाई 3। अब तो कॉस 60 डिग्री आ गया और cos 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ये आंसर हो गया हम लोग का। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। मैट्रिक्स से क्वेश्चन हम लोग को मिल गया भाई। मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ A इक्वल टू 1 1 0 1, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या बच्चों 2/2। B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो हम लोगों से बोल रहा है देन फाइंड बी है। देखो बच्चों मैट्रिक्स का गुना करते समय एक बात बतला देते हैं, जैसे ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का गुना करने के लिए हम एक जरूरी कंडीशन, एक जरूरी शर्त जो होगा उसको बतला देते हैं। देखो मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई भी मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, और B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/p है।
तो दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए, दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स होना चाहिए बच्चों, इन सेकेंड मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स को डिफाइन होने के लिए, मैट्रिक्स मतलब इसका गुना करने के लिए हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो ये तो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ तो इश्यू नहीं करता है। और हम लोग को जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम लोग जान जाएंगे। देखो ये नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, अगर ये दोनों इक्वल है बच्चों तो गुना हो पाएगा। और नया मैट्रिक्स जो मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका रो और इसका कॉलम माने m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये गुना करने के लिए जरूरी शर्त है बच्चों, इस रो कॉलम सेटिस्फाई अगर करेगा तभी हम लोग गुना कर सकते हैं, ठीक है। यहां हम लोग का कोई इश्यू नहीं है बच्चों, यहाँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई। इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो कह दो सर जी 2। इसका नंबर ऑफ रोज कितना है, इसका नंबर ऑफ रोज है कितना है भाई, कितना है इसका नंबर ऑफ रोज, तो 2/2 है ना बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स 2, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स 2 इक्वल। तो हम लोग को नया मैट्रिक्स जो मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा बच्चों, 2/2 ऑर्डर का। कहो कि सर जी आप गुना कर दो, हम समझ जाएंगे। चलो भाई गुना कर देता हूं, छोटी सी बात है भाई। क्या निकालना हम लोग को, BA यानी मैट्रिक्स बी को पहले लिख लेना होगा। लिख लें क्या बच्चों, 1 2 3 4 इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है 1 1 0 एंड 1। गुना कर दो बच्चों। देखो गुना करते समय फर्स्ट के, अच्छा बच्चों एक बात बतला देते हैं, जैसे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि सर जी गुना कैसे करना है। 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यही है जी, A11 A12 A21 A22 है ना बच्चों। तो देखो अगर आप भूल जाएं तो हम आपको बतला देते हैं, पहला रो का गुना पहला कॉलम से करना, पहला रो का गुना पहला कॉलम से करना है भाई। कर देते हैं पहला एलिमेंट का गुना पहला में 1 × 1, बीच में प्लस देंगे 2 × 0। अब क्या करें बच्चों, तो पहला रो का गुना दूसरा कॉलम से कर लें, पहला रो का गुना दूसरा कॉलम तो यही है बच्चों 1 × 1 प्लस 2 × 1 हो गया। अब आते हैं दूसरा में, दूसरा रो का गुना भाई कहां करें, दूसरा रो का गुना तो पहला कॉलम से कर दो सर जी। 3 का गुना 1 में कर लेते हैं 3 × 1 प्लस 4 का गुना 0 में कर लेते हैं 4 × 0 हो गया क्या। अब दूसरा रो का गुना दूसरा कॉलम से कर लो क्या बच्चों, कर लो 3 × 1 प्लस 4 × 1, यानी BA इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 1 प्लस 0, 1 × 1 प्लस 2, 3 × 1 3 प्लस 0, 3 × 1 3 प्लस 4। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में 0 जोड़ दिए 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 में 0 जोड़ दिए 3 और 3 और 4 7। ये मैट्रिक्स BA मिल गया बच्चों। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला, 2/2 ऑर्डर मिला। ये बात तो हम पहले कह रखे थे बच्चों कि हमें तो गुना करने से पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बच्चों। y = cos √x² + 2। हम लोग उससे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड dy/dx। कंपोजिट फंक्शन ही है। चलते हैं देखते हैं क्या कह रहा है, हम लोग का कंपोजिट फंक्शन। y = क्या दिया हुआ, cos √x² + 2। डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। y का क्या हो गया बच्चों, dy/dx d cos √x² + 2/dx। लिख दो क्या बच्चों, लिख दो सर जी, डिफरेंशिएट भी कर दो आप ही,
कर देता हूं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चेन रूल में हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप फंक्शन को छोड़ते चलते हैं बच्चों। फर्स्ट में जो फंक्शन था कौन सा, कॉस, उसको छोड़ देता हूं, कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिला, इंटू डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी एक्स। आते हैं बच्चों इधर, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, x के जगह पर तो यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको इसका डिफरेंशिएट करने आए तो भाई देख रहे हैं कि ये भी चेन रूल से बंधा हुआ है, तो इसको चेन रूल से बंधा हुआ है तो इसके बंधन को मुक्त करते हैं हम लोग। आओ बंधन को मुक्त कर देते हैं, डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, भाई किसको छोड़ दें सर जी, रूट को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो है ही। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना बच्चों, याद तो होंगे आपको, रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 तो कांस्टेंट है 0, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x में 0 जोड़ देंगे तो 2x तो हो गया। अब ऊपर वाला को ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर वाला को ऊपर क्या मिला, तो माइनस 2x साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस 2 कैसा है भाई, ऐसा है, वारे प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 और 2 कट गया, मतलब हम लोग का आंसर क्या हुआ बच्चों, माइनस एक साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो दिख ही नहीं रहा है, आपने साफ लिखा नहीं, साफ लिख देता हूं, साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब तो दिख जाएंगे बच्चों। चलते हैं, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 35 नंबर, इवेलुएट इंटीग्रेट करना है dx बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, क्या है क्या है क्या है, 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर भी लिख दूं क्या, सर जी क्वेश्चन नंबर तो लिखा हुआ, क्यों लिख रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ देता हूं। चलो देखो, i इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, यही है। अब देखो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। किसी को दिक्कत क्या जी, 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हैं, नहीं सर दिक्कत तो नहीं है। रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हो गया बच्चों। अब इसको मैं dx बाई क्यों भाई dx, क्यों भाई dx बाई रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को रूट से अगर हम बाहर निकाल दे तो साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब 1 अपॉन रूट 2, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो, i इक्वल टू, इसको बाहर कर देते हैं 1 बाई रूट 2। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं ना बच्चों। अब याद होगा कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसिक एक्स का, ठीक है, कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसिक एक्स, सी तो लिखे ही नहीं, सी कहाँ चला गया, कॉसिक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहो कि सर जी आप लिखो,
लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या इसका एक और इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं बच्चों, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ सकते हैं। किस पर तोड़ दें, किस पर तोड़ दें, कहो कि किसी पर भी तोड़ दीजिए सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तोड़ देता हूं। देखो i इक्वल टू 1/√2 कॉसेक एक्स को देखो लिख देते हैं लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ दे क्या बच्चों। चलो अब देखो एक बात ध्यान रखना होगा, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। एक्स के पहले जो होता है इसमें बटा में आ जाता है 1/2। एक्स के पहले जो होता है वो कहा जाता है बटा में आ जाता है। एक्स के पहले जो होता है वो कहा जाता है बटा में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दूं तो ये 2 पलटा और पलट कर ऊपर चला गया, 2/√2 हो गया। लॉग कॉसेक x/2 कॉसेक x/2 माइनस कॉट x/2 प्लस सी, कट गया। तो क्या हम इसका आंसर √2 लॉग कॉसेक x/2 माइनस कॉट x/2 प्लस सी लिख दें। कहो कि लिख दो सर। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर किसका था 35 का। अच्छा कुछ बता दे बच्चों, अगर आप इस पर भी तोड़ दें इसको तो भी आंसर हो सकता है। दोनों सेम आंसर है, कभी भी आंसर को लेकर कंफ्यूज ना रहे बच्चों। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये log 10x/2 के बराबर ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या है भाई 36 नंबर, क्या दिया हुआ, एक ओपी दिया हुआ है एंड ओक्यू दिया हुआ, फाइंड मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ। भाई पहले तो PQ निकाल लेना है। PQ इक्वल टू क्या होता है, OQ माइनस OP। क्या होता है, OQ माइनस OP। तो PQ इक्वल टू देख लो बच्चों, OQ क्या है, OQ क्या है भाई, OQ तो OQ है हम लोग का क्या, देखते हैं। OQ है 3i माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस OP क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब इसको घटा दे क्या, PQ इक्वल टू देखो जी 3i माइनस 2i कितना हो गया बच्चों, i कैप माइनस 4j, माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस, तो ये भी माइनस हो गया, 4 माइनस 3 कितना 7j हो गया। और प्लस 2k, यहाँ माइनस से गुना हुआ, माइनस माइनस प्लस 2k और k कितना हो गया 3k हो गया, प्लस 3k। अब क्या बोला था, इसका मॉडुलस निकाल दो। तो भाई मॉडुलस ऑफ PQ मॉडुलस कैसे निकालते हैं बच्चों, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। क्या हो जा रहा है भाई, प्लस को प्लस तो करना ही है, √1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ PQ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 3 का 9 जोड़ दिए बच्चों, इसको कितना हो गया √59। आंसर लिख दे। क्या कहो कि सर जी अभी एक बात और है इसमें, क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। डायरेक्शन कोसाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई निकालने का। देखो बताते हैं कैसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। देखो स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन कोसाइन। लिख दे, कर दे क्या बच्चों, स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर PQ तो हमारे पास है ही, PQ का मॉडुलस है ही, हम लोग क्या कर देते हैं PQ का कैप निकाल देते हैं। PQ कैप वेक्टर PQ अपॉन वेक्टर PQ का मॉडुलस, PQ का कैप इक्वल टू वेक्टर PQ कितना है, वेक्टर PQ कितना है i माइनस 7j प्लस 3k बाई PQ का मॉडुलस कितना आया था √59।
इसको अलग अलग लिख दे क्या बच्चों, I/√59 माइनस 5J/√59 प्लस 3K/√59। कहेगा कि सर आपने तो यूनिट वेक्टर निकाल रखा है, यहाँ तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो भाई डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए कैप। तो भाई PQ का कैप तो निकाल ही रखे हम लोग। अब हम लोग इसका स्केलर कंपोनेंट लिख दे, क्या डायरेक्शन कोसाइंस, क्या आया डायरेक्शन कोसाइन, क्या आया डायरेक्शन कोसाइन, क्या आया, आसपास के छोटे छोटे बिंदु को मिटा दूं, मिटा देता हूं। चलते हैं, स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया भाई, स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ का, यानी 1/√59 माइनस 7/√59 एंड 3/√59 हो गया क्या बच्चों, यही हो गया हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के समय भूलना नहीं है बच्चों, यूनिट वेक्टर आप निकाल लो, यूनिट वेक्टर आप निकाल लो और उसका स्केलर कंपोनेंट लिख दो, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या है भाई, 3D से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 and parallel to the line -x minus 2/1 equal to y plus 3/7 equal to 2z minus 6/3। लंबा लंबा बात है भाई। देखो बतलाते हैं बच्चों, दो लाइन L1 L2, दो लाइन को पैरेलल होने के लिए उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए। एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, ये L1 हो गया। L2 का भाई x माइनस x2/a, y माइनस y2/b और z माइनस z2/c। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो सेम होना चाहिए। देख लो बच्चों, देख लो देख लो देख लो, है ना सेम। तो हमारे पास बोल रहा है कि भाई एक आप भी एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ जो इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है यानी इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वही इसका होगा कि नहीं। लेकिन एक बात और भी ध्यान देना है बच्चों, प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म अगर ना हो तो आप पहले प्रॉपर फॉर्म उसका निकाल लें। प्रॉपर फॉर्म निकाल दूं, क्या क्या है, -x माइनस 2/1 इक्वल टू y प्लस 3/7 इक्वल टू 2z माइनस 6/3। प्रॉपर फॉर्म कहने का मतलब भाई पहले x पहले y पहले z, क्लियर। तो इसमें -x है, हम क्या करते हैं इसमें माइनस कॉमन कर लेते, x प्लस 2/1, ये तो भाई साहब ठीक ठाक है, इनको कुछ नहीं करना। यहाँ 2z, तो इसमें क्या कर लेते हैं बच्चों, 2 कॉमन कर ले, z माइनस 3/3। अब हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन तो मालूम चल ही गया, डायरेक्शन रेशियो तो इसका पता चल ही गया, क्या मिला -1। ये माइनस को नीचे लिख लेते हैं, माइनस नीचे हो ऊपर हो सेम है। y प्लस 3, ये क्या हो गया भाई, प्लस ऐसा क्यों कर रहा है, प्लस ऐसा क्यों कर रहा है, y प्लस 3/7 एंड z माइनस 3/3/2। मतलब अब हमको लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो पता चल गया, क्या पता चला, a इक्वल टू -1 है भाई, b इक्वल टू 7 है एंड c इक्वल टू 3/2 है। तो बोल रहा है कि आप इस लाइन से इस लाइन का इक्वेशन निकाल दो। तो भाई अब तो डायरेक्शन रेशियो पता चल गया ना, तो हम लोग तो जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है भाई, x माइनस x1 मान लेते हैं फर्स्ट वाला लाइन का, तो इसको x माइनस x2 कह दे क्या, y माइनस y2 कह दे क्या, z माइनस z2 कह दे क्या। तो x देखो, x2 का मान 1 और a का मान तो हमारे पास है, y माइनस y2 का मान 2, b का मान हमारे पास है, z माइनस z2 का मान 3 और c का मान हमारे पास है 3/2। ये हम लोग का प्यारा सा आंसर आ चुका। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखेंगे बच्चों, दो लाइन जब पैरेलल हो तो उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। कभी कभी बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म में अगर ना हो
तो डायरेक्शन रेशियो इसको ले लेने से आंसर कभी कभी नहीं, आंसर तक नहीं पहुंच पाते। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का ये लास्ट वाला है। ये क्या बोल रहा है, दो रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। क्या है सर, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ रखा आपने। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। याद दिला दे बच्चों, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में। वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़े हैं कि r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। कभी क्या होता है, कहने लायक बात ही नहीं है। वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो हम लोग को इसके बीच का एंगल निकालना होता है, तो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बाई b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सबका मॉड भी दे दे, क्या दे दो सर, जो मर्जी कर लो। चलो आते हैं क्वेश्चन तरफ। r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, ये b1 हो गया क्या। r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये b2 हो गया का। भाई वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर में है तो एरो साइन से बात करते हैं। अब इसके बीच का कोण निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। याद करो, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालते समय भी हम लोग cos थीटा इसी तरह से निकालते थे। तो cos थीटा इक्वल टू b1, ऐसा करते हैं बच्चों कि हम b1 और b2 यहां से हटाकर यहां लिख लेते हैं ताकि आपको कुछ दिखला सकूं। b1 क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 6 का 36, इसको जोड़ देने से कितना मिल गया, 49, 7। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना मिल गया बच्चों, 7। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना मिल गया, 7। ये मॉड का लाइन इतना बड़ा क्यों है भाई। चलते हैं वेक्टर b2 i प्लस 2j प्लस 2k। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 क्या मिला, b2 समझ लेना, 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी √9 का कितना हो गया, 3 हो गया। अब तो सब कुछ मिल गया हमारे पास। अब तो cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं ना जी। तो हम लिख देते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या, b1 डॉट b2, b1 और b2 का डॉट गुना कर देते हैं। तो डॉट गुना करते समय तो मालूम है जी, i का i में 3 इंटू 1 3, प्लस j का j में 2 इंटू 2 4, k का गुना k में 6 इंटू 2 12, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 7, मैग्नीट्यूड ऑफ b2 3। cos थीटा इक्वल टू कितना, 3 4 7 और 12 19/21। अब भाई cos में 19/21 किसका मान होता है ये मालूम तो नहीं है, तो हम लोग थीटा का मान ऐसे लिख सकते हैं, क्या cos को इधर ले आए और लिख दे cos इनवर्स 19/21। 19 बाई कितना हो गया, 21। ये देखो हम लोग का आंसर आ चुका, कितना, 19/21। इसको घेर दूं और ये हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। अब बच्चों हम लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 31 से 38 था, हमने एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो या समझने में दिक्कत हो या कहीं आवाज़ क्लियर ना हो या फंस रहा हो तो आप कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगला वीडियो को और अधिक इम्प्रूव कर सकें।